हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए की खोज। कि डीएनए की जो खोज है वह किस प्रकार से हुई थी या डीएनए की खोज कैसे की गई। तो देखते हैं। दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था सटन और दूसरे का नाम था बोवेरी। पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सटन और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोवेरी। ये दो वैज्ञानिक थे, एक तो सटन और दूसरे कौन से, बोवेरी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया क्या। सबसे पहली बात तो है कि सटन और बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। गुणसूत्रवाद सिद्धांत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्रवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो सटन और बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने गुणसूत्रवाद को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अब हमको सिद्ध करना है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सटन और जो बोवेरी हैं, तो हम लिख के बता रहे हैं आपको कि पहली बात सटन और दूसरे कौन से, बोवेरी। सटन और बोवेरी ने सटन और बोवेरी ने जीन तथा क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, के मध्य में या के बीच में संबंध को देखा। हमारा बात समझिए। पहली बात तो है कि सटन और बोवेरी ने किया क्या था। तो सटन और बोवेरी ने गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन में विकल्प में पूछा जाता है कि गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया था। तो सटन और बोवेरी ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्रवाद को क्या किया था, प्रस्तुत किया था। अगली बात आती है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की खोज किस प्रकार से हुई। तो सटन और दूसरे वैज्ञानिक बोवेरी ने जीन तथा क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र में बीच में या क्रोमोसोम के बीच में, यहाँ पे कर लो, क्रोमोसोम के बीच में संबंध को देखा कि जीन तथा क्रोमोसोम के बीच में कौन सा व्यवहार है। तो इनको ये पता चला कि जो जीन होते हैं, गलती हो रही है यहाँ पे, ये होगा सटन और बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम के बीच में संबंध को स्थापित किया और उनको ये पता चला कि गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ के क्या होते, वाहक होते हैं। या ऐसे कह लो कि गुणसूत्र ही लक्षणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं, वाहक।
गुणसूत्र क्या होते हैं? लक्षणों के वाहक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र ही जाते हैं। गुणसूत्र ही क्या होते हैं? जाते हैं। ये किसने कहा? सटन और बोवेरी ने। सटन और बोवेरी ने कहा, क्या कहा? सटन तथा बोवेरी ने जीन और क्रोमोसोम के बीच में व्यवहार को देखा और इन्होंने ये बता दिया कि गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षण के वाहक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यदि कोई जाता है तो कौन जाता है? क्रोमोसोम जाता है, मीन्स गुणसूत्र जाते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। कहने का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि गुणसूत्र जो हैं वह डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्लस क्या होते हैं? प्रोटीन के। अभी बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो गुणसूत्र आपको याद रखना है डीएनए और प्रोटीन के क्या होते हैं? बने होते हैं। एएसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने, मीन्स सटन और बोवेरी ने, ये देखा कि जो गुणसूत्र हैं तो गुणसूत्र में 40% क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। या ऐसे कह लो, इन्होंने ये देखा कि 40% क्या है? इसमें फास्फोरस है। 40% क्या है? फास्फोरस है। 40% क्या है? फास्फोरस है। और 60% क्या है? प्रोटीन है। 60% क्या है? प्रोटीन है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और इस न्यूक्लिक अम्ल में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो 40% क्या? फास्फोरस, और दूसरी बात क्या? 60% प्रोटीन। 60% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहने का मतलब ये था कि प्रोटीन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। इस आधार पर प्रोटीन को ही कुछ समय तक आनुवांशिक पदार्थ माना गया। आनुवांशिक पदार्थ माना गया। इतनी बात समझे सब लोग? हमारे कहने का मतलब दोबारा आप समझ सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई। तो पहली बात तो आप यहाँ से समझिए कि दो वैज्ञानिक थे, एक था सटन और एक था बोवेरी। इन दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले तो गुणसूत्रवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि गुणसूत्रवाद सिद्धांत है क्या। फिर बात करते हैं कि कैसे इन्होंने खोज की।
तो सटन और बोवेरी ने जीन तथा क्रोमोसोम के बीच में संबंध को क्या किया, स्थापित किया। इसके बीच में व्यवहार को देखा और व्यवहार को देखने के बाद पता चला कि गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण के वाहक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम है वह न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हैं, मीन्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 40% पाई गई और प्रोटीन की मात्रा 60% पाई गई। मीन्स प्रोटीन की मात्रा क्या थी, ज़्यादा थी। तो ज़्यादा के आधार पे जितने भी वैज्ञानिक थे वो प्रोटीन को ही आनुवांशिक पदार्थ मानते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं कुछ। फिर देखते हैं कुछ वैज्ञानिक आए बाद में। एक तो जिनका नाम था एवरी, दूसरे आए मैकलॉयड और आए मैककार्टी। फिर हुए हर्से और एक थे जिनका नाम था चेज। चेज और एक आया जिनका नाम था ग्रिफिथ। कहने का मतलब ये है एवरी, मैकलॉयड, मैककार्टी, हर्से, चेज और ग्रिफिथ, इतने वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। क्या किया? सिद्ध किया कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, यदि आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। तो क्या? डीएनए। अब इतने वैज्ञानिक आपको बताए गए, एवरी, मैकलॉयड, मैककार्टी, हर्से, चेज और ग्रिफिथ। इन सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि प्रोटीन जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यदि आनुवांशिक पदार्थ है तो क्या है? डीएनए है। दूसरी बात हमको पढ़ना है इसी में न्यूक्लिक अम्ल की खोज। न्यूक्लिक अम्ल की क्या खोज? तो साइड में हम बताते हैं न्यूक्लिक अम्ल की आपको खोज कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किस प्रकार से हुई। न्यूक्लिक अम्ल कि एक न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है या न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रीडरिक मिसर। ये जो फ्रीडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया क्या? तो यहाँ पे समझिए थोड़ा। फ्रीडरिक मिसर जो थे, इन्होंने एक सेल ली। एक क्या ली? सेल। वो सेल किसकी थी? तो मानव की थी। किसकी? मनुष्य की। तो मनुष्य की सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, जो केंद्रक था,
मीन्स ये मनुष्य की क्या हुई, सेल हुई, और सेल के अंदर था न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने एक रासायनिक पदार्थ को देखा। किसको देखा? रासायनिक पदार्थ को। किसने भैया? तो कहने का मतलब फ्रीडरिक मिसर ने। फ्रीडरिक मिसर ने किया क्या? मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में एक रासायनिक पदार्थ को क्या किया? देखा। फ्रीडरिक, ये वैज्ञानिक फ्रीडरिक मिसर, इन्होंने मनुष्य की कोशिका के न्यूक्लियस में रासायनिक पदार्थ को देखा। अब जब रासायनिक पदार्थ को देखा तो इस रासायनिक पदार्थ को देखने पर, इस रासायनिक पदार्थ को देखने पर इनको पता चला कि इसमें दो तत्व हैं। इसमें क्या है? दो तत्व हैं। पहला जो तत्व है वो है भैया, है सल्फर। क्या है? सल्फर। और जो दूसरा तत्व है वो है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। इतनी बात समझिए। हमारे कहने का मतलब फ्रीडरिक जो मिसर थे, उन्होंने मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में एक रासायनिक पदार्थ को देखा, और इस रासायनिक पदार्थ का जब इन्होंने अध्ययन किया तो इनको पता चला कि इसमें दो तत्व हैं। क्या किया? अध्ययन किया। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, अध्ययन किया। और अध्ययन के फलस्वरूप इनको पता चला इसमें कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। एक जो पहला तत्व है वो है सल्फर, और दूसरा जो तत्व है वो क्या है? फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस है। तो इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए होता है, क्या? डीएनए, या ऐसे कह लो, इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल में सल्फर, क्या? सल्फर अवश्य होता है। अवश्य होता है। न्यूक्लिक अम्ल में सल्फर क्या होता है? अवश्य होता है। लेकिन फास्फोरस नहीं। लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। बात समझते रहना। न्यूक्लिक अम्ल में सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं होता है। अब इन्होंने क्या किया? फिर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल था, मीन्स जो रासायनिक पदार्थ था, तो रासायनिक पदार्थ पाया गया था किसमें? न्यूक्लियस में पाया गया था। मीन्स रासायनिक पदार्थ कहाँ मिला था? न्यूक्लियस में मिला था। ये जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो रासायनिक पदार्थ था, रासायनिक मीन्स जो रासायनिक पदार्थ था वह मिला था न्यूक्लियस में। NuCleus, न्यूक्लियस में मिला था। तो इसके कारण इसका नाम रखा गया न्यूक्लिन। क्या रखा गया? न्यूक्लिन रख दिया गया। क्या रखा गया? न्यूक्लिन। फिर एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम था अल्टमान। क्या? अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया? अल्टमान ने इस न्यूक्लिन का अध्ययन किया। ये जो न्यूक्लिन था, ये न्यूक्लिन, तो अल्टमान ने न्यूक्लिन का क्या किया? अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसने रखा? अल्टमान ने रखा। इतनी बात समझे? समझ में आई होगी। अभी दोबारा फिर समझा देंगे। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोसले। क्या?
कोसले। इस कोसले नाम के वैज्ञानिक ने किया क्या? न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन का अध्ययन किया। कोसले ने न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन किया। न्यूक्लिक अम्ल का क्या किया? अध्ययन किया। और इन्होंने ये बता दिया कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो डीएनए होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, अब दोबारा आप लोग देख लें कि कैसे क्या हुआ। हमने आपको बताया था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। यहाँ पे क्या बात चल रही थी? न्यूक्लिक अम्ल। तो कहा था कि ये जो फ्रीडरिक मिशर थे, इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की। किस प्रकार से की? तो फ्रीडरिक मिशर ने मानव की कोशिका के केंद्रक में एक रासायनिक पदार्थ को देखा, या आप ये भी कह सकते हैं मनुष्य की कोशिका के न्यूक्लियस के पस में एक रासायनिक पदार्थ को देखा। और उस रासायनिक पदार्थ का जब अध्ययन किया तो इनको ये पता चला कि उस रासायनिक में सल्फर है और क्या है? फास्फोरस है। सल्फर है और क्या है? फास्फोरस है। तो इनको ये पहले से पता था कि जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन में सल्फर होगा और फास्फोरस नहीं होगा। फास्फोरस नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब है इन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि जो प्रोटीन है ये तो न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? अब जो न्यूक्लियन था या जो प्रोटीन, दोबारा सुन लीजिए। फ्रीडरिक जो मिशर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने मानव की सेल के पस में रासायनिक पदार्थ को देखा। तो इस रासायनिक पदार्थ में दो तत्व मिले, एक तो सल्फर मिला, एक तो फास्फोरस मिला। और इनको पहले से पता था कि जो प्रोटीन होती है उसमें सल्फर अवश्य होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। इसके आधार पर हमने यहाँ लिख दिया है फास्फोरस अवश्य होगा, मीन्स न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस अवश्य होता है, प्रोटीन सल्फर अवश्य होता है। न्यूक्लिक अम्ल में सल्फर अवश्य होगा लेकिन प्रोटीन फास्फोरस नहीं होगा। तो रासायनिक पदार्थ जो था वो न्यूक्लियस में पाया गया था, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियन रखा गया। और फिर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था अल्टमान। तो अल्टमान ने इस न्यूक्लियन का अध्ययन किया और न्यूक्लियन का अध्ययन करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। अब एक वैज्ञानिक और आया जिनका नाम था कोसले। इस कोसले नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन किया और बता दिया कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा क्या होता है? आरएनए। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक